नमस्कार। देखिए, इतिहास में ना कुछ साल बड़े ही दिलचस्प होते हैं। ऊपर से देखने में एकदम शांत, लेकिन असल में सतह के नीचे भविष्य की बड़ी बड़ी धाराएं उन्हीं सालों में तय हो रही होती हैं। 1924 बस एक ऐसा ही साल था। असहयोग आंदोलन तो खत्म हो चुका था। एक कह सकते हैं एक तरह की खामोशी थी। पर यकीन मानिए, इसी खामोशी के अंदर आधुनिक भारत के कई रास्ते तैयार हो रहे थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक साल सिर्फ 1924 में ऐसा क्या क्या हुआ जिसने आने वाले दशकों के लिए भारत की किस्मत की बुनियाद रख दी। चलिए, इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अपनी पड़ताल को आसान बनाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समाज के अंदर जो सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही थी, उसकी बात करेंगे। फिर क्रांति की एक बिल्कुल नई और थोड़ी हिंसक धारा को समझेंगे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या मतभेद थे और कैसे समझौते हुए, इस पर नजर डालेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ब्रिटिश राज उस वक्त कौन से प्रशासनिक कदम उठा रहा था। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये वो लड़ाई थी जो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद भारतीय समाज के भीतर सम्मान और बराबरी के हक के लिए लड़ी जा रही थी। 1924 की सबसे बड़ी सामाजिक घटनाओं में से एक पर नजर डालते हैं। यह था केरल का वायकॉम सत्याग्रह। 30 मार्च को यह आंदोलन शुरू होता है। और मकसद क्या था? मकसद था निचली जातियों को मंदिर के आसपास की सड़कों पर चलने का हक दिलाना। अब हुआ ये कि अप्रैल में नेता गिरफ्तार हो गए, लेकिन तभी अमृतसर से अकाली सिख वहां पहुंचते हैं और सत्याग्रहियों के लिए लंगर शुरू कर देते हैं। ये छोटी बात नहीं थी। इससे पता चलता है कि ये लड़ाई सिर्फ केरल की नहीं, इसे पूरे देश से समर्थन मिल रहा था। इस सत्याग्रह का सबसे दिलचस्प मोड़ आया नवंबर में। गांधी जी की सलाह पर सवर्ण हिंदुओं ने ही वायकॉम से त्रिवेंद्रम तक एक मार्च निकाला, जिसे सवर्ण जत्था कहा गया। उन्होंने राजा को एक मेमोरेंडम दिया जिसमें साफ साफ लिखा था कि हमें निचली जातियों के सड़कों का उपयोग करने पर कोई आपत्ति नहीं है। सोचिए, ये कितनी बड़ी रणनीतिक जीत थी। इसने दिखा दिया कि छुआछूत के खिलाफ लड़ाई को अब खुद सवर्ण जातियों के अंदर से भी समर्थन मिलने लगा था। ठीक इसी साल सामाजिक न्याय की एक और बहुत मजबूत आवाज उभर रही थी। 20 जुलाई 1924 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बॉम्बे में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। और इसका मकसद इसके नारे में बिल्कुल साफ झलकता है: शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये सभा दलितों के सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए एक सेंट्रल बॉडी बनाने की दिशा में अम्बेडकर का पहला बड़ा संस्थागत कदम था। फोकस था जमीनी स्तर पर बदलाव लाने पर। अच्छा, अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग रास्ते की। एक तरफ जहां अहिंसक सत्याग्रह चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ नौजवान ब्रिटिश राज को जड़ से उखाड़ने के लिए हथियार उठाने का रास्ता चुन रहे थे। मार्च 1924 में एक 18 साल के बंगाली क्रांतिकारी गोपीनाथ साहा को फांसी दी गई। असल में साहा कलकत्ता के एक बदनाम पुलिस अफसर चार्ल्स टेगार्ट को मारना चाहते थे, लेकिन गलती से उन्होंने अर्नेस्ट डे नाम के एक ब्रिटिश व्यापारी की हत्या कर दी। खैर, उनकी इस कार्रवाई और फिर उनकी शहादत ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया। ब्रिटिश सरकार इन नई क्रांतिकारी विचारधाराओं से, खासकर कम्युनिज्म से, बहुत घबराई हुई थी। उन्हें डर था कि कहीं ये विचारधारा भारत में एक बड़े विद्रोह को जन्म न दे दे। तो इसी डर से उन्होंने कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस शुरू किया। एम.एन. रॉय और ऐसे डांगे जैसे बड़े नेताओं पर आईपीसी की धारा 121A के तहत मुकदमा चलाया गया। आरोप था हिंसक क्रांति से सम्राट को उखाड़ फेंकने की साजिश। असल में ये केस सरकार का एक कानूनी हथियार था, जिससे वो इस आंदोलन को विचार के लेवल पर ही कुचल देना चाहती थी। और मजे की बात देखिए, जहां एक तरफ सरकार कम्युनिस्टों पर केस चला रही थी, वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारी खामोश नहीं बैठे थे। अक्टूबर 1924 में कानपुर में ही रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की नींव रखी। इनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था: सशस्त्र क्रांति के जरिए अंग्रेजी शासन को खत्म करना। बिस्मिल ने इसी साल इसका संविधान भी लिखा, जिसे येलो पेपर के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब चलते हैं देश की मुख्य धारा की राजनीति की तरफ। 1924 में कांग्रेस पार्टी खुद एक वैचारिक चौराहे पर खड़ी थी। अंदर बहुत गहरे मतभेद थे, लेकिन फिर समझौते की कोशिशें भी हो रही थी। गोपीनाथ साहा की शहादत ने कांग्रेस के 2 सबसे बड़े नेताओं को आमने सामने ला खड़ा किया। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिन्होंने अहमदाबाद की AICC मीटिंग में साहा की हिंसा की कड़ी निंदा की। वो अहिंसा के सिद्धांत पर बिल्कुल अडिग थे। तो दूसरी तरफ थे बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष CR दास, जिन्होंने एक प्रस्ताव पास करके साहा के आत्म बलिदान की तारीफ कर दी।
उनका तर्क था कि हमें क्रांतिकारी के देशभक्ति के जज्बे को समझना चाहिए। अब जरा सोचिए कि ये मतभेद कितना गहरा रहा होगा। एआईसीसी की बैठक में जब वोटिंग हुई तो गांधी जी का प्रस्ताव जो हिंसा की निंदा कर रहा था वो बस सिर्फ और सिर्फ 8 वोटों से जीता। 78 वोट उनके पक्ष में थे और 70 वोट सीआर दास के समर्थन में। इसका मतलब साफ है, कांग्रेस का पूरा नेतृत्व इस एक मुद्दे पर लगभग आधा आधा बढ़ चुका था। इन सारे मतभेदों को दूर करने के लिए साल के आखिर में एक बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया गया। दिसंबर 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस का 39वां अधिवेशन हुआ। ये सेशन इसलिए खास है क्योंकि ये एकमात्र कांग्रेस सेशन था जिसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी ने की थी, और उन्होंने ये जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए उठाई ताकि पार्टी के अंदर की दरारों को भरा जा सके। यहीं पर गांधी स्वराजवादी समझौते पर मोहर लगी और कांग्रेस फिर से एक हो गई। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये देखते हैं कि इन सब घटनाओं के बीच ब्रिटिश राज आखिर कर क्या रहा था। वो भी अपने शासन के तरीकों को मैनेज करने और उसमें सुधार लाने की कोशिशों में लगा हुआ था। 1924 में ली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, जो सिविल सर्विसेज के भविष्य का एक तरह का ब्लूप्रिंट थी। इसकी 2 सबसे बड़ी सिफारिशें थीं। पहली कि भारत में फौरन एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, और दूसरी कि आने वाले 15 सालों के अंदर इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस में 50% भर्तियां भारतीयों की हों। इसके अलावा भी कुछ और जरूरी प्रशासनिक बदलाव हुए। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा के लिए मुडिमन कमेटी बनी। इसका खास काम था द्वैध शासन या डायरकी सिस्टम की जांच करना। इसी साल एकवर्थ कमेटी की सलाह पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और ये तरीका दशकों तक चलता रहा। साथ ही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक एकता सम्मेलन भी हुआ जिसमें धार्मिक नफरत की निंदा की गई। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि 1924 किसी एक बड़ी घटना का साल नहीं था। ये वो साल था जिसमें भविष्य के कई बड़े आंदोलनों और बदलावों के बीज बोए जा रहे थे। तो यहाँ से जो सबसे अहम बात सामने आती है वो ये है कि 1924 ने 4 बड़ी धाराओं की नींव रखी। सामाजिक बराबरी की लड़ाई, संगठित क्रांति, कांग्रेस के अंदर का सियासी विकास और प्रशासनिक सुधार। यही वो 4 धाराएं थीं जिन्होंने आने वाले दशकों में भारत की आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा तैयार किया। लेकिन ये सवाल हमें सोचना चाहिए, इन सभी बीजों में से सामाजिक सुधार, क्रांति या फिर राजनीतिक समझौते, वो कौन सी धारा थी जिसने सच में भारत की नियति का रास्ता तय किया? इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।